नमस्कार, मैं हितराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंदर कुमार जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हम लगातार रोज बातचीत करते हैं, बजट पे भी आपने बोला। मैं जानना चाहता हूँ कि नीति आयोग क्या कुछ कर रहा है आजकल? और आरएसएस और भाजपा के बीच जो दूरी बढ़ रही थी, क्या वो कम हुई? क्योंकि मोदी जी ने जो सरकारी अफसर थे, उन पर जो जाने पर रोक थी, अगर वो हटाई तो आरएसएस क्या और बीजेपी के बीच दूरी कम हो गई? क्या कुछ नया अपडेट है इन दोनों के बीच? बताइए सर। नीति आयोग इस समय नए संकट में घिरा हुआ है। लगातार इंडिया गठबंधन के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने घोषणा की है कि नीति आयोग की जो बैठक होगी 27 जुलाई 2024 को हम उसका बहिष्कार करेंगे। और बहिष्कार करने का उनका जो मकसद है, वो ये है कि ये अपने स्थान की जनता को, अपने राज्य की जनता को बताना कि मोदी सरकार जब देश के विकास की बात करती है, समग्रीकृत विकास की बात करती है, उसमें वो उनके राज्यों को कोई हिस्सेदारी नहीं दे रही, कोई उनका भला नहीं कर रही, उनका शोषण कर रही है। और इसलिए आप समझिए कि नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का फैसला जो एक दल ने नहीं, 2 दल ने नहीं, 3 दल ने नहीं, 17 विपक्षी पार्टियों ने किया है। मोदी जी ने इसी महीने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। उसमें कुछ जो पुराने मंत्री थे, अनुराग ठाकुर है और दूसरे लोग हैं, उनको हटा दिया था और उसकी जगह खट्टर और दूसरे 2-4 लोगों को कुचल लिया और एक तरह से दिखाने की कोशिश की कि हमने पूरे नीति आयोग पर कब्जा कर लिया। जब से नीति आयोग बना है, मैं पहले दिन से कहता हूँ, ये नीति आयोग एक फर्जी संस्था है। और फर्जी संस्था इसलिए है क्योंकि मोदी जी हर उस पहचान को, जो कि कांग्रेस से या नेहरू से, शास्त्री से, राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से जुड़ी है, उनको मिटाना चाहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, अब ये 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने फैसला किया कि हम राष्ट्रपति के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखेंगे? गणतंत्र मंडपम। और जो अशोका हॉल है, उसका नाम बदल के उन्होंने कर दिया है अशोका मंडपम। अब आपको याद होगा, प्रगति मैदान में भी कांग्रेस के द्वारा इंदिरा गांधी ने जब एक हॉल ऑफ नेशंस बनाया था, एशियाड 72 के टाइम में, तो उसको भी ढा दिया और ढाकर क्या कर दिया, उन्होंने भारत मंडपम बना दिया, जिसमें G20 के जो लोग हैं, उनकी बैठक हुई थी। और इतनी बुरी तरह ये बना कि एक तो एनबीसीसी जो इसे बनाने वाली संस्था थी, उसके जो अध्यक्ष थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनके खिलाफ सीबीआई ने करप्शन का केस दर्ज किया। और उन्होंने जो ढांचा बनाया वो इतना गलत था, मैं पहले भी कहता हूँ उसकी वास्तु गलत है, कि जिस समय G20 का सम्मेलन हो रहा था, तो उसके जो दायरा है, उसमें बरसात हुई और पानी भर गया, 2-2 फुट पानी भर गया। यानी जो बाइडेन है और दूसरे जो सुनक हैं और जितने लोग आए, उन सबको साफ दिख गया कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और जो मोदी जी ने एक टनल बनाई थी प्रगति मैदान की, उसमें भी पानी भर गया। तो ये तो इनके काम करने का तरीका है, लेकिन मोदी जी हर पुरानी चीज़ को ढाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम नाम बदलने में मास्टर। और ये नाम बदलने में मास्टर मोदी जी नहीं, योगी जी भी है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, ठीक है? और दूसरी जगह का अलीगढ़ का नाम हरि पर्वत कर दिया, दूसरी जगह का और कुछ कर दिया, हरिनगर कर दिया। तो ये जो है, ये दिखाते हैं कि करना-धरना कुछ नहीं है, सिर्फ़ बोर्ड पे पॉलिश करो, बोर्ड पे पेंट करो और अपना नया नाम लिख लो। ये जो फल वाले लोग हैं, उनको भी इसलिए कह रहे हैं कि भई अपना नाम लिखो। इनको लगता है लोगों का नाम पता चल जाएगा, लोगों की जात पता चल जाएगी, लोगों का प्रांत पता चल जाएगा, तो लोग एक-दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो जाएँगे और जितनी फूट पड़ेगी, उतना इनको फ़ायदा हो। अंग्रेज़ों का एक सिद्धांत था, जो आरएसएस ने पूरी तरह से आत्मसात किया हुआ है। फूट डालो, राज करो। भाई को भाई से लड़ाओ, भाई बहन को लड़ाओ, माँ को बेटे से लड़ाओ, बेटे को बाप से लड़ाओ, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाओ, ऊपर फ्लैट में रहने वाले को नीचे फ्लैट वाले से लड़ाओ, सबको गालियाँ। सुबह उठते ही इनके लोग जो है गाली देना शुरू करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि आरएसएस इनके खिलाफ है। अभी रतन टाटा हैं आरएसएस के, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी को हार के समय एक बड़ा उपदेश दिया था। पांचजन्य में एक आर्टिकल लिखा था, ऑर्गेनाइजर में छपा था। उससे अब अमित मालवीय को रगड़ दिया।
अमित मालवीय जो है आरएसएस की ट्रोल आर्मी के सबसे बड़े सेनापति हैं। उन्होंने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर जो प्रॉपर्टी है उस पर जो है जो गवर्नमेंट ने टीडीएस लगाया है, इन सबको लेकर जनता में बड़ा गुस्सा है। उसकी वजह से लोगों को लगता है सरकार ने उसे धोखा दिया है और धोखे की वजह से सरकार का के खिलाफ लोग हो गए और उसकी वजह से जो शेयर बाजार है वो धड़ाम से गिर गया। अब रतन शारदा ने उसको, जो अमित मालवीय, उनको कहा कि तुम्हें लोगों को ट्रोल नहीं करना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, दर्द को समझना चाहिए, क्योंकि लोग जो है, जो भी आदमी करीब होगा उसी को तो बताएगा कि मेरा दुख और दर्द क्या है। अब लोगों को बजट से, सब लोग जानते हैं कि इस बजट में किसी को कुछ नहीं मिला है। एक झुंझुना है जो निर्मला सीतारमण बजाती रहती हैं और मोदी जी भी बजाते हैं। और मोदी जी का तो आप समझिए, चुनाव के दिनों में भी वो जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, उसका एक झुंझुना लेके घूमते थे। उन्होंने वो झुंझुना जो है नीतीश कुमार को भी थमा दिया। जो भी उनके साथ खड़ा होता था, ले भाई झुंझुना, और हिलाता रहे। तो मोदी जी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे लोगों का एक ही काम है, झुंझुना लो और बजाते रहो, हिलाते रहो, और लोगों को लगे सरकार कुछ कर ना रही हो, लेकिन जो हिलाती बड़ा अच्छे, ये हिलाने में सिद्धन सरकार है। और वो इसलिए है क्योंकि आरएसएस के लोग जो है ना वो शादी नहीं करते, उन पर रोक लगी हुई है। प्रचारकों का काम है कि वो कुछ को जो भी मिल जाए उसे हिलाते रहो। और मोदी जी भी चूंकि बचपन की आदत है हिलाने की, तो उन्होंने कमल के फूल को लेकर ही हिलाना शुरू कर दिया। और ये चुनाव के दौरान और अब भी जो बजट है वो भी एक झुंझुना है। वो जनता को समझते हैं कि जनता जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को आप दूध ना दो तो झुंझुना दे दोगे तो थोड़ा बहल जाएगा, लेकिन बहलना होता है, लेकिन उससे जो है असलियत दूर नहीं। अब जो नीति आयोग की बैठक है जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, उस पर कई दूसरे जो लोग हैं वो क्यों नहीं जा रहे। मैंने आपको पहले भी कहा था, नीति आयोग का नाम ही फर्जी है, ये फर्जी आयोग है। क्योंकि जब इन्होंने इसका नीति आयोग नाम रखा तो मैंने एक आरटीआई लगाई। अब मैंने कहा भाई जरा एब्रीविएशन में बता दो कि नीति NITI आयोग का मतलब क्या है। तो मुझे वहां के एक अफसर ने फोन किया कि अगर आप आ सकते हो तो आ जाइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं गया तो उससे मैंने कहा भाई नाम बता दो। बोला नाम तो मोदी जी पहले बोल देते हैं, फिर हमें जो है रफूगरी के काम पे लगा देते हैं। तो इसका नाम हमने सोचा वो ये है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो मैंने कहा जब इंस्टीट्यूट लिख रहे हो तो आयोग लिखने की क्या जरूरत है। तो अब उन्होंने क्या किया, पहली बार, मैं 8-10 दिन से देख रहा हूँ, वो नीति आयोग का नाम लिखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उन्हें अकल आ गई, आयोग नहीं लिखना, हिंदी में लिख देंगे, हिंदी में नीति आयोग चलेगा। आपने इतनी बार बोल बोल दिया, उन्होंने सुन लिया होगा सर। आप उन्हें भेजते भी हैं अपना वीडियो। मैं भेजता भी हूँ, वो सुनते भी हैं, अकल भी आती है, उन्हें शर्म भी आती है, लेकिन वो कई बार कहते हैं कि हम करें क्या, करें तो करें क्या, हमारे जो आका हैं वो कुछ नहीं समझते। अब नीति आयोग का जैसे पहले पंचवर्षीय योजना होती थी तो उसमें पता रहता था एक साल में कितने आगे बढ़े, दूसरे साल में कितने बढ़े, 5 साल में कितने बढ़े। एक उसका एक रोड मैप होता था, 12 हमारे यहाँ योजना आयोग की योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाएं, उसके बाद बंद हो गई। अब बंद होने के बाद जो है लोग जो है अब नहीं जानते कि नीति आयोग क्या करना है। अब मोदी जी ने कहा कांग्रेस से 5 साल की योजना बनाई थी, मैं 7 साल की बनाऊंगा, उनसे बढ़कर आगे। तो नीति आयोग के जो कार्यक्रम है वो 7 साल के, 17 से लेकर 24 तक। अब 17 से 24 हो गया, 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन पहली योजना का नतीजा क्या निकला उसको बता नहीं सकते, आंकड़े हैं ही नहीं, आंकड़े बताने नहीं। और आंकड़े बताने से क्या है, जनता को सच पता चल जाएगा। अभी आप सबने देखा होगा, थोड़े दिन पहले केंद्र सरकार का फैसला आया था कि हम जीएसटी का जो कलेक्शन है वो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे पता चल जाएगा हम क्या झूठ सच बोल रहे हैं। अब इस बजट में ही आप देखिए, वो बता रहे हैं कि इस साल में जीएसटी से सेंट्रल पूल में जो आएगा पैसा वो है 10,61,000 करोड़। अब 8 महीने बचे हैं, 8 से भाग ले लो आप। 8 से भाग लोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो कहते हैं कि इस साल, इस महीने 2 लाख करोड़ का हमने जीएसटी कलेक्शन किया, तो 8 दूनी 16, 16 लाख करोड़ होना चाहिए। तो पता नहीं क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसी तरह सरकार ने कहा हम इनकम टैक्स की कलेक्शन करते हैं, वो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि जनता को बदल जाएगा कि वादा तो इन्होंने किया था 1 सीसी खून निकालने का, निकाल रहे हैं 4 सीसी।
तो ये सरकार आंकड़ों के दम पर, आंकड़ों के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाती है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये अभी जैसे आपने बजट पढ़ा निर्मला सीतारमण का, तो उसने कहा हमने आंध्र प्रदेश को, चंद्रबाबू नायडू को 16,000 करोड़ रुपए दिए। और दूसरी तरफ क्या कहा, हमने जो है बिहार को, नीतीश कुमार को 46,000 करोड़ रुपए दिए। 62,000 करोड़ रुपए हमने दे दिए इनको, बाकी राज्यों का जिक्र नहीं है। अब हमेशा मोदी जी क्या कहते थे हर राज्य में जाके, आपके राज्य को नंबर 1 बना दो। उड़ीसा में भी हाल में भाषण दे रहे थे, यानी उड़ीसा को नंबर 1 बना दूंगा, ये वादा करने वाले मोदी जी तुरंत बोले। मोदी जी उस स्वार्थी प्रेमी की तरह हैं, जो प्रेमिका से प्रेम करने से पहले तो बड़े-बड़े वादे करेगा, चाँद तोड़ के लाऊँगा, तारे तोड़ के लाऊँगा, तुझे रानी की तरह रखूँगा। अब मतलब निकला, उसके बाद जैसे होता है कि भई अफ़ीमचियों के बारे में कहा जाता है, चरसियों के बारे में कहा जाता है कि चरसी भाई किसके, दम लगाया खिसके। तो ऐसे मोदी जी कहते हैं काम हो गया, वोट मिल गया, अब भाड़ में जाओ। तो अब जो है इनकी पोल धीरे-धीरे खुलती जा रही है और आज ही सबसे बड़ी पोल सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों ने खोल दी। सुप्रीम कोर्ट में आज एक फैसला आया 9 न्यायाधीशों का, और उसमें उन्होंने कहा कि संविधान के जो प्रावधान है जिसमें राज्य प्रथम सूची जो है, जो कि बँटवारा करती है कि कौन-कौन से काम, एलोकेशन ऑफ बिज़नेस जो है, कौन-कौन से काम राज्य करेगा, केंद्र करेगा यूनियन लिस्ट में, कौन-कौन से काम जो है स्टेट लिस्ट में होंगे, कौन-कौन से काम जो है कांग्रेस लिस्ट में। तो इस पहली सूची की जो दूसरी सूची है, जो स्टेट लिस्ट बोलते हैं, उसे 50वीं जो आइटम है, वो ये थी रिगार्डिंग माइनिंग, कि राज्यों में जो माइनिंग होती है, उसके जो कानून है, रेगुलेशन है, वो पार्लियामेंट बना सकती है, लेकिन उसका जो टैक्स है, उसका जो कलेक्शन है, उसका जो अ, हर तरह का राजस्व है, उसकी जो रॉयल्टी है, वो राज्यों को मिलेगी। अब केंद्र सरकार ने क्या कर रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा राज्यों को हड़प रखा था, और उसके लिए एक कानून ले आए थे, उसको बोलते थे एमएमडीआर, मिनरल्स एंड माइनिंग डेवलपमेंट एंड रिसर्च एक्ट, और उसमें इन्होंने उनकी सारी पावर छीनी। आप देखते हैं ना हिंदुस्तान में जो लोग कहते हैं जी कोयला में घोटाला हो गया, आयरन ओर में घोटाला होता है, बेल्लारी ब्रदर्स को याद करो। 1 एकड़ के माइनिंग में बेल्लारी ब्रदर ने 50,000 करोड़ रुपए कमाए। कैसे कमाए? मुँह तो है 1 एकड़ का और घुस गए वो सारे में, सुरंग बना-बना के दूसरी तरफ। हिंदुस्तान में दुनिया का लोहे का लौह अयस्क जिसे बोलते हैं आयरन ओर, उसका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भंडार है हिंदुस्तान में। यानी मिनरल्स और मेटल्स में हिंदुस्तान का हाल ये है कि उड़ीसा सबसे ज़्यादा समृद्ध है, 44%। फिर आता है नाम उसका छत्तीसगढ़ का, फिर आता है नाम मध्य प्रदेश का, फिर नाम आता है कर्नाटक का, फिर आता है राजस्थान का। 97% जो हिंदुस्तान का मिनरल्स एंड माइनिंग है वो इन राज्यों के पास है। और उनका पैसा कौन ले लेता है? उनका सारा पैसा केंद्र सरकार हड़प लेती है। केंद्र सरकार उन्हें नहीं देती थी इस कानून की आड़ में। तो राज्यों ने क्या किया, इसके खिलाफ जो है शिकायत की सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये 2011 में मामला सुनवाई में आया, अब समझो मुकदमा कब डाला गया? 2011 में। फैसला कब आया? 2024 में। मोदी जी की सरकार कब आई? 2014 में। 9 जजों ने उसको सुना, और सुनने के बाद जो आंकड़े हैं वो इतने ज़्यादा आपको डरा देंगे, लगेगा कि हो क्या रहा है। यानी ये समझिए कि 42,000 करोड़ रुपए हर साल केंद्र सरकार को मिलते हैं मिनरल्स एंड माइनिंग की रॉयल्टी से, केंद्र सरकार को। 70,000 करोड़ रुपए का सिर्फ हमारे यहाँ कोयला निकलता है, जिस पे अडानी की निगाह है। अडानी को मोदी जी, केंद्र सरकार धड़ाधड़ कहते हैं ले लो, सारी खदानें ले लो। ऐसे ही लोहे की खदानें ले लो, आयरन ओर की, ऐसे ही जो है बॉक्साइट की ले लो, जिससे एल्युमिनियम बनता है, ऐसे ही कॉपर की ले लो। और इन सब का पैसा अगर आप जोड़ेंगे 2014 से लेकर 2024 के बीच में, तो कितना हो गया? ये पैसा हो जाता है 4,22,000 करोड़।
4,22,000 करोड़ रुपए किसको मिला? केंद्र सरकार, राज्यों को नहीं दिया, उनका बहुत छोटा हिस्सा दिया। अब आप समझिए 4,22,000 करोड़ रुपए, अब ये जो फैसला आया है, इसकी वजह से इन 5 राज्यों को मिलेगा। उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को, कर्नाटक को, राजस्थान को और महाराष्ट्र। ये पैसा उन राज्यों को मिलेगा और केंद्र सरकार की किट्टी क्या हुए? मोदी जी जो कह रहे हैं ना, हमने 48 लाख करोड़ का बजट है, हमारे पास 48 लाख करोड़ आ रहे हैं। अब उसमें से कितने कम हो जाएंगे? 4,22,000 करोड़। अब मोदी सरकार क्या करेगी? डर की कोई बात नहीं, हम तो जो है टैक्स लगा देंगे, लोगों पे लोन ले लेंगे, नोट छाप लेंगे खटाखट, और नोट छाप के कहेंगे महंगाई बढ़ रही है, तो कोई योजना पकड़ा देंगे कि महंगाई किससे बढ़ रही है? अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रही है, विपक्षी दलों की जो सरकार है उनकी वजह से बढ़ रही है। आज ही दिल्ली की जो मंत्री है आतिशी, उन्होंने कहा है कि दिल्ली से 15 लाख करोड़ रुपए वसूले केंद्र सरकार ने और दिए 75,00,000, 5%। इसी तरह महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पैसा देता है। महाराष्ट्र केंद्रीय जो कर है उसमें प्रत्यक्ष कर जो है, जीएसटी जो है, जीएसटी में 3 लाख करोड़ देता है, और टोटल जो हमारा जो बजट है देश का, उसमें 5.5 लाख करोड़ हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट को कलेक्शन मिलती है महाराष्ट्र। लेकिन मोदी जी सबसे ज्यादा पैसा किसको देते हैं? सबसे ज्यादा पैसा देते हैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को, 22%। और दूसरे नंबर पे किसको देते हैं? 16% गुजरात को। यानी घर का जो बेटा सबसे ज्यादा कमाता है, मेहनत करता है, कंट्रीब्यूट करता है, उसको ये सरकार भूखा रखती है। अब मोदी जी को 2 आदमियों की चिंता है। ये सरकार जोड़े वाली सरकार है, हम दो हमारे दो, एक नारा चलता था, हम दो हमारे दो। मोदी और अमित शाह दो, किसकी रक्षा कर रहे हैं, किसके लिए टिके हुए हैं? सब जानते हैं, नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। इनकी रक्षा कौन कर रहे हैं? इनके भी 2 हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष हैं और एक राज्यसभा के सभापति हैं, जगदीप धनखड़ और ओम बिरला। और इनके जीवन का मकसद क्या है? सत्ता में क्यों है? 2 लोगों को सबसे रईस आदमी बना के रखना है। सब नाम जानते हैं उनके, अंडानी और अंबानी। और अडानी अंबानी पैसा कमा के क्या करता है? देश की भूखी नंगी जनता को बताता है तुम मूर्ख रहो, मेरे बेटे की शादी होगी डमरू की, तो मैं 5,000 करोड़ रुपए खर्च करूंगा, आने वाले एक एक आदमी को 2.5 करोड़ रुपए की घड़ी दूंगा, कार्ड जो बांटूंगा 11,000 लोगों को, वो 11 लाख रुपए का होगा, चांदी का बना होगा, सोने की मूर्तियां लगी हो। सैमसंग के मालिक को बनाऊंगा तो उसको और उसकी बीवी को 36 लाख रुपए का अचकन और औरत वाले कपड़े पहनाऊंगा। यानी पैसे का इतनी बर्बादी से इस्तेमाल वो ही कर सकता है जिसे कहते हैं ना लूट का माल होता है। एक कहावत है कि हराम की मुर्गी तो मुल्ला जी को भी हलाल होती है, माल मुफ्त दिल पे रहे। मुफ्त का माल है। जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ कि हिजड़े की कमाई मूठ मुंडाई में गवाई। हिजड़ा जब पैसे कमाते तो क्या करेगा? सामने जो दुकान होती है वहां जाके कहेगा गाल चिकने करा, क्योंकि उसे चिकना शब्द बड़ा प्यारा है। तो ये सारे लोग जो है देश को लूट कर अपने चेहरे को चिकना कर रहे हैं, और चिकना ऐसे कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि देश की जनता को असलियत नहीं पता चली। अगर जनता को असलियत पता चल गई तो जनता इनको सड़क पे निकलने नहीं देगी। जनता कहेगी कि हमारी लूट का माल जो है हमारा हक इत्थे रख। एक कहावत है पंजाब में कि हमारा जो हक है वो तुरंत दे। और अपने हक के लिए जब किसान कहता है मैं सड़क पे आऊंगा, तो सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं कि जी सिंघू बॉर्डर पे जो है, जो हमने कीलें गाड़ रखी हैं, जो अवरोध लगा रखे हैं, उनको जारी रख। सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी अकलमंदी से कहेगी अच्छा बातचीत करो। उसकी भी जो एक तरह से समझिए सहानुभूति किसानों के साथ नहीं है, उसकी सहानुभूति भी अडानी के साथ है, जिसकी वजह से देश में तीनों कृषि कानून आए थे। तो ऐसी हालत में जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसने राज्यों की झोली भर दी है और मोदी जी के सामने संकट खड़ा कर दिया है।
अब सुप्रीम कोर्ट को क्या फैसला करना है? ये फैसला करना है कि 35 साल से जो ये लूट 1989 से जो चल रही है, राज्यों का हक मारकर केंद्र सरकार उनकी रॉयल्टी को टैक्स के नाम पर खुद हजम कर रही है, वो कब वापस दी जाए या ना दी जाए, किस तारीख से दी जाए? अब समझिए, मैंने 1 साल का बताया कितना है, 4 लाख करोड़, तो 35 साल का कितना हो जाएगा? 35 साल का जोड़ेंगे आप तो कम से कम ये हो जाएगा 150 लाख करोड़। अब मोदी जी ने देश पे कर्ज ले रखा है, 218 लाख करोड़ है, 14 लाख अभी लिया है, मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, 232 लाख करोड़ है। तो केंद्र सरकार का तो दिवाला निकला हुआ है। जीडीपी पे जो योगदान है मिनरल्स एंड मेटल्स माइनिंग का, कोयले का, लोहे का और दूसरी चीजों का, वो है इस समय 2.5%। तो 2.5% ये जीडीपी का हक जो है ये राज्यों को जाएगा और गरीब और पिछड़े राज्यों को जाएगा। उड़ीसा सबसे गरीब राज्य क्यों है? सिर्फ इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने उसको उसका हक नहीं दिया। छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है, राजस्थान और कर्नाटक का भी यही हाल है। कर्नाटक हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा सिर्फ इस आदेश की वजह से। और ये आदेश लेट आया है, लेकिन ये आदेश अब जो है राज्यों में एक तरह से नई खुशी जगाएगा। और मोदी और योगी इन सबको अब समझ जाना चाहिए कि अगर नीति आयोग की बैठक में सबको बुलाना है तो सबके साथ न्याय करना पड़ेगा। बंदर बाट या डंडी मारने की जो परंपरा है उसे बंद करना पड़ेगा। और जो आरएसएस के लोग हैं वो बड़े परेशान हैं, रोज मिलते हैं। एक अफसर से मेरी बात हो रही थी, तो वो बोला ये मोदी जो है हमें कुर्सी पे ही मारेगा, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एक्सटेंशन दे दो, आईबी के कमिश्नर को एक्सटेंशन दे दो, होम सेक्रेटरी को दे दो, कैबिनेट सेक्रेटरी को दे दो, तो एक्टिव ये के। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या वजह है इसकी सर? मैंने पूछा, एक महिला है, मैंने बड़ी अफसर है, मैंने उनसे पूछा भाई ये क्यों ऐसी बात है? उसने कहा ऐसा है, जब ये आदमी रिटायर होकर घर जाएगा तो उसके मन में उचंग उठेगी कि 2-4 लोगों को बताऊं मैंने क्या तीर मारे थे, तो किताब लिखने लगते हैं। मुंबई की एक लेडी कमिश्नर थी, उसने किताब लिखी है, मैडम कमिश्नर, नाम बता रहा हूं। और उसमें पहला पैरा क्या है कि हमारे क्राइम ब्रांच ने एक चीज को सर्च किया, इंटरसेप्ट किया, और उसे पता चला कि कुछ एंटी नेशनल लोग जो है, छोटा राजन के गुट के, वो जो है किसी आदमी से मिलने जा रहे हैं। तो इंटरसेप्ट किया, उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब उस आदमी को पकड़ा तो वो कौन था पता है? वो थे अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मोदी जी के सबसे खास आदमी। अब जब पकड़ा तो पुलिस वालों को डोभाल ने कहा मैं डोभाल हूं, तो वो तो जानते नहीं थे। उन्होंने मैडम कमिश्नर को बोला कि ये आदमी कह रहा है मैं डोभाल हूं। तो उसने कहा मेरी बात कराओ। बात हुई तो पता लगे डोभाल साहब है। तो डोभाल साहब क्या कर रहे थे? छोटा राजन जिसको अभी सजा मिली है, जो तिहाड़ जेल में बंद है, वो उनका मोल था। और मोल कब से था वो आईबी का? लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम से, जब वो देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो अगर सरकार जो है गुंडों को पैसे देकर हत्याएं करवाए या ऐसे काम कराए, तो उस सरकार की वे पोल ना खोल दें। आपने को याद होगा चुनाव के दौरान जब नरवणे, जो कि हमारे रक्षा के जनरल थे, उन्होंने कहा किताब लिखूंगा, गवर्नमेंट ने कहा नहीं छपेगी नहीं, छापने नहीं देंगे, ये सरकार सबका मुंह बंद कराना जानती है और लोगों को इसलिए एक्सटेंशन देती है कि मर जाएं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक शमशान घाट है लोधी कॉलोनी का, डिफेंस कॉलोनी के साथ निजामुद्दीन में, मैं वहां गया तो पता चला जी एक पुलिस अफसर की लाश आई है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो मुझे पता चला ये कौन है, ये मोदी जी की सुरक्षा के तीसरे सबसे बड़े अधिकारी। मैंने दूसरे क्या हुआ, पहले क्या हुआ? उन्होंने बताया पहले जो एसपीजी के चीफ थे उनको रिटायर नहीं किया, रिटायर हो गए तो उनको मोदी जी ने कहा इसको प्रमोशन दे दो, एक्सटेंशन दे दो। वो बेचारे को एक्सटेंशन दे दी, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई और मल्टी ऑर्गेन फेलियर की वजह से वो स्वर्ग सुधार गए। तो या तो सर सिधार जाओ, नहीं तो तुम्हें जो है एक्सटेंशन दे दे के छोड़ेंगे नहीं।
तो ऐसी हालत जो है आरएसएस के लोगों की है, ऐसी हालत देश की ब्यूरोक्रेसी की है। और जो छोटे अफसर होते हैं बेचारे जीवन भर हिसाब लगाते रहते हैं। अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बनने का आदमी एक ही हिसाब लगाता है कि कहाँ तक जाऊंगा, कैसे रिटायर होऊंगा। उनके सपने सपने ही रह जाते हैं और वो सिर्फ मन महसूस कर मोदी जी के बारे में क्या सोचते होंगे, ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप सोचे और मुझे बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम अपडेट्स के लिए। बहुत अच्छा एपिसोड था और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। सबसे पहला जो लास्ट का सवाल है वो कोई सोनिया जी बार बार लिखते हैं। उन्होंने कहा कि इफ यू नोटिस इन पास्ट 10 इयर्स जिस किसी का भी बहुत पब्लिसिटी करवाई गई है वो सब ऐसी लीगल एक्टिविटीज में शामिल रहे हैं। लाइक डोभाल के वीडियोस देखो प्लस अक्षय कुमार आदि। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही। लेकिन उन सबका पतन हो रहा है। अक्षय कुमार जो है वो हीरो कुमार थे, अब उनकी फिल्में जो है लगातार फ्लॉप। वो तो तो ये कह रहे हैं मोदी जी मेरे के साथ जो को ने मार लिया है, वो दे भी नहीं रहे। जी हाँ, एक हमारे आदित्य हरे कृष्णा जी हैं, ऑफिशियल चैनल से उन्हें कमेंट किया है सी फॉर योर सेल्फ। और ये बहुत अच्छे टीचर हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। आप इनका चैनल विजिट जरूर कीजिएगा, अपने जी बच्चों को कराइएगा। और ये हमारे व्यूवर हैं, लगातार देखते हैं, तो आप इनसे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मे भी बस शायद। जी, तो शुक्रिया आप सबका आप ये इस वक्त वीडियो देखने के लिए। और जो लोग देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को फॉलो कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी सर के साथ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर। नमस्कार।